तो नतीजों से पहले न्यूज स्टेट पर इस वक्त बड़ी बहस हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बहस में हमने मध्य प्रदेश के बारे में बातचीत की, अब छत्तीसगढ़ की बात करने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो रण है वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि 2018 में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या इस बार वही पार्टी सत्ता में वापस आने वाली है या फिर पिछली बार की तरह ही यहां पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? जनता का जनादेश क्या आने वाला है? ठीक 12 घंटे बाद उसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लोग ये जो विधानसभा देख रहे हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर, जो लड़ाई है इसी के लिए है कि यहां पर कौन पहुंचने वाला है, किसके विधायकों की संख्या ज्यादा रहने वाली है। 2018 में एक लहर थी छत्तीसगढ़ में, 15 साल जो बीजेपी की सरकार थी उसके खिलाफ सऊद और एक तरफा कांग्रेस आई, लेकिन हालात बदले हैं पिछले करीब 5-6 महीने में हम देखें, क्योंकि 5-6 महीने पहले लग रहा था कि नहीं छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन एग्जिट पोल ने स्थितियां बदली और बीजेपी ने जिस तरीके से संगठन में फेरबदल करते हुए मजबूती दिखाई, क्या वो कमाल कर पा रहा है, ये सवाल अब लोगों के जहन में। और कई तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी की। शुरुआत में तो बीजेपी के बारे में कहा गया कि वो बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रही है, लेकिन बीते 8 से 10 महीने में जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी कमान संभालते हुए अपनी ताकत झोंकी है छत्तीसगढ़ में, उसका असर क्या हो रहा है? सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल दोबारा सत्ता में वापस आ रहे हैं या फिर बीजेपी 5 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी? जरा हम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा। छत्तीसगढ़ पर किसका होगा राज? भूपेश के सिर फिर सजेगा ताज। या बीजेपी फिर करेगी सत्ता में वापसी? छत्तीसगढ़ का कौन बनेगा छत्रपति? छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए मतदान के बाद अब फाइनल रिजल्ट का समय आ गया है। 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि आखिर सिंहासन 36 पर किसका कब्जा होगा। भूपेश बघेल क्या दूसरी बार छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे या फिर 5 साल बाद बीजेपी फिर सत्ता में वापसी करेगी? मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतगणना केंद्र में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 16 टेबल लगाए जाएंगे। 14 टेबलों पर ईवीएम से तो 2 टेबल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सुबह 7 बजे खोले जाएंगे और सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद ईवीएम खुलेंगे, जिसके बाद 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना के दौरान मोबाइल फोन, सेल फोन, कैमरा, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल स्मार्ट घड़ी, खाद्य पदार्थ, तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 76.31% वोटिंग हुई, जिसमें 76.2% महिलाओं और 76.4% पुरुष मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में इस बार कुल 2,03,70,000 मतदाताओं ने वोटिंग की। खास बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या इस बार ज्यादा थी। छत्तीसगढ़ में भी इस बार दोनों ही दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल के सामने अपनी कुर्सी और सरकार को बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस सरकार पर खूब हमला किया। इस चुनाव में ईडी की छापेमारी और महादेव ऐप का मुद्दा भी छाया रहा। प्रधानमंत्री ने भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला था। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ था। 7 नवंबर को दुर्ग और बस्तर संभाग की 20 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को बाकी 70 सीटों पर मतदान हुआ। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की नजर पाटन सीट पर है, जहां सीएम भूपेश बघेल, उनके भतीजे और सांसद विजय बघेल और अमित जोगी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कम से कम 20 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसमें धरसीवा और रायपुर दक्षिण सीट पर सबकी नजर है।
एग्जिट पोल्स एजेंसियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक हालात क्या है ये तो गणना के बाद ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ की सियासत का छत्रपति कौन बनेगा, इसका पता काउंटिंग के बाद ही होगा। इंतजार करिए, 3 दिसंबर की दोपहर तक का सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। 7 तारीख को शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ के पहले फेज का इलेक्शन, उसके बाद 17 को हुआ। ये सवाल लगातार तैर रहा था साउथ की, आखिरकार किसके सिर पर ताज सज रहा है। अब वो घड़ी आ गई है, लेकिन खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर रजा जी हैं बीजेपी की तरफ से और सत्यप्रकाश सिंह जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उनसे हम बातचीत करें उससे पहले जो पिछली बार का सिनेरियो रहा था उस पर भी एक नजर डालेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो सिनेरियो बन रहा था 2018 का, उसको भी जरा दर्शकों को बता दें कि 2018 में क्या स्थितियां थी और एक तरफा मुकाबला था 15-68-7। और इस बार ये अगर एग्जिट पोल के हिसाब से हम देखें सऊद, और अगर 50 के आसपास या उससे कम कांग्रेस की आती हैं, और ये जो पिछली बार 7 था ये अगर कुछ इसी तरह का रह जाता तो फिर तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। हालांकि ये 7 का भी रहना बड़ा मुश्किल है, ये हो सकता है 2-3 तक इस बार रह जाए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जो आपने इशारा किया उसकी सुगबुगाहट प्रदेश में दिखने लगी है। मतलब अंदर खाने से खबर आ रही है कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कहां पर चार्टर प्लेन तैयार है, कहां पर रिजॉर्ट बुक है, कहां पर पहले कह दिया गया कि आप अपना जो है सर्टिफिकेट जीत का लेकर के आइए और सीधे पार्टी दफ्तर आइए। बहरहाल ये स्थिति थी। और अभी की अगर हम स्थिति बात कर ले, कुछ चुनाव हुए तो उसके बाद 68 से लेकर के 71 तक का ये स्कोर पहुंच गया था कांग्रेस का। लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज पर भी एक नजर डाल लेते हैं लोग, 2018 में क्या था। बहुत बड़ा डिफरेंस है, 11% का डिफरेंस था। तो जाहिर बात थी वो एक लहर थी। बीजेपी 32.97%, 43.04% कांग्रेस, बीएसपी 3.87% और अन्य को गए थे 16.51%। तो यहां तो कोई लड़ाई थी नहीं पिछली बार, और वो 15 साल की शायद जो नाराजगी थी वो एकदम से दिखी यहां पर। लेकिन सब देखिए हमने इतनी सारी तैयारियां की हैं, ग्राफिक्स बनाए हैं, भव्यता है वो, ताकि दर्शकों को पता चले। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को लेकर कुछ और ही तैयारियों की बात समझ आ रही है। वही पूछते हैं सत्यप्रकाश जी, तैयारियां क्या हैं, जीत के जश्न की या फिर विधायकों को जो जीत कर आए उनको एक रखने की? अगर आपने म्यूट किया तो उसे अनम्यूट कर लें आपकी। हाँ ठीक, बोलिए। आ रही आवाज? आ गई जी। हाँ सत्यप्रकाश जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी जीत तो निश्चित है, ये 200% है, 100% 200% जीत हमारी निश्चित है। क्योंकि देखिए हमने काम के भरोसे, जैसे हमारे सभी कार्यकर्ता बोलते हैं मुख्य, हमने काम किया, काम के भरोसे में हम ये बात रखते हैं। हम ऐसे इनकी जैसे जुमलेबाजी नहीं कर रहे कि हम 2 करोड़ रोजगार दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने महंगाई कम कर दी। हमने काम किया और काम किया, उसका नतीजा भी दिखा। ये पूछा नीति आयोग जो रिपोर्ट, मैं वो बता रहा हूँ की तैयारी है, मैं लोकेश जी मैं बता रहा हूँ, एक रखने की तैयारी। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ जीत निश्चित है। इसलिए देखो प्रक्रिया है भाई, विधायकों को बोला गया है कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए राजीव भवन कार्यालय में, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी ना। सरकार बनाने की भी प्रक्रिया होती है, राजभवन जाना पड़ेगा आगे। नहीं तो राजभवन आने नहीं तो इसीलिए यही बोल रहा हूँ ना, प्रक्रिया के तहत उलझ गई बात। आपसे बहुत सिंपल सा सवाल लोकेंद्र ने पूछा, उलझ गई बात यही है कि ठीक है आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए, लेकिन जब पार्टी दफ्तर में सर्टिफिकेट दिखा देंगे वहीं से वो घर वापस जा सकते हैं या फिर उन्हें कहीं और ले जाया जाएगा और सरकार वहीं से ले जाकर के बनाई जाएगी सीधे विधानसभा। और सत्यप्रकाश जी मैं इसमें देखिए उस दिन तो जीत का उनका भी जश्न होता है। हाँ। वो जुलूस निकालते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आप कह रहे हैं राजीव भवन आ जाइए। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे की प्रक्रिया करने के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो तो बीजेपी के लोग भी यही चीज बोल रहे हैं। इनके मांडविया जी यही बात बोल रहे थे। वो ये देखो प्रक्रिया है, हर पार्टी करती है, और वहीं पे खुशी भाई जश्न मनाने तो प्रदेश कार्यालय में मनाएंगे ना। और उनका जो क्षेत्र है वो तो 5-7 उनको वहां काम करना ही है, प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाएंगे, जश्न मनेगा, लेकिन कार्यालय में ठीक है। ये क्या इशारा कर रहा है? चलिए बताइए, अगर आपके मान लीजिए आप बहुत सारे कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि 60+ आए, तो वहां पे क्या तब भी जश्न राजीव भवन में बनेगा अगर 60+ आए, या फिर आजादी दे दी जाएगी? लोकेन जी एक बात बताइए, जश्न तो वहां सर्टिफिकेट जब लेंगे तो वहां जश्न नहीं मनेगा क्या? अच्छा। वहां से आने में कई लोग जो बस्तर में रहते हैं वो राजीव भवन एक घंटे में तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो जश्न मना के पहुंचेंगे, शाम तक हो सकता है अगले सुबह तक पहुंचे। अच्छा। तो जश्न तो वहां मना के पहुंचेंगे ना। लेकिन ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने ये अपनी तरफ से रखा। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें आप भले अभी कह लीजिए आज सरकार बना रहे हैं और यहां एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, लेकिन आपका ग्राफ गिर रहा है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। जरा सा इसमें अंतर हो गया ना तो स्थिति पशोपेश वाली हो जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल में जो वोट परसेंटेज का अंतर है वो बहुत ज्यादा है नहीं। पिछली बार 11% था, इस बार बहुत माइनर सा है।
एग्जिट पोल के नतीजे। हाँ जी जी, देखिए एग्जिट पोल जो हुआ वो एक कंपनी सर्वे करती है, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है, उन्होंने वो काम कर दिया, उस पर कोई हम ना टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो उनका काम है। मगर हमको अपने काम में भरोसा 75+ आ गया। एक चीज और मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, देखिए जब हम विपक्ष में थे, अब 2003, 8, 13 की बात की, हमारा हर बार प्रतिशत बढ़ा है और साथ ही सीट भी बढ़ी है, 37, 38, 39, 68, 37, 38, 40, 47 टाइप से। मगर उनका अगर बीजेपी बात की उनका घटा है, एक बार बस बढ़ा था, बाकी सीटें भी घटी थी और मार्जिन भी घटा था। तो ये दिखता है कि भाई जब विपक्ष में रहते हैं तो हमको जनता इतना समर्थन देती है। इस बार तो सरकार में तो हमने काम किया। जरा बीजेपी क्या सोच रही है? तौकीर रजा साहब, आप ये बताइए कि इस बार की स्थिति क्या नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार तो बड़ा झटका लग गया था, इस बार एग्जिट पोल तो आपका ग्राफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये ग्राफ इतना बढ़ेगा कि आप सरकार में भी आ जाएंगे या फिर आपको विपक्ष से ही संतोष करना पड़ेगा, इसी से खुश रहेंगे कि चलिए पिछली बार से बेहतर हो गया वोट परसेंटेज, कुछ सीटें बढ़ गई? देखिए, इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। इसी होनी को किस्मत का लिखा कहते हैं। जहां जीतने का मौका था वहीं इनकी मात होती नजर आ रही है। हम देखिए, हम 13 पे आ गए थे। हम 13 से आज अगर हम आपके यहाँ चैनलों में या अभी तो सिर्फ देखिए आकलन चल रहा है, ओपिनियन पोल चल रहा है, अगर 13 से 45, 48 या में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने 3 से 4 गुना मेहनत करी और हम आए। और अगर हम आए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत खामी नजर आ रही थी। ये 75 पार के आंकड़े जो बता रहे थे आज, अभी ओपिनियन पोल ही नजर आ रहा है कि 75 पार जो दूर की बात है। एग्जिट पोल जो है 52 क्रॉस करते सिर्फ इनको दिखा रहा है एग्जिट पोल। लेकिन आपको 2008-18 का भी आंकड़ा आप दिखा रहे थे, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। 2018 के अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी सेम यही चीज थी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही थी और कांग्रेस मात्र 30 से 35 सीट दिख रही थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार नहीं बनाई और कांग्रेस सरकार बना ली। तो ये चीज आज देखिए, आज ये जो अभी आपने एक चीज और दिखाया, आंकड़े जो दिखा रहे थे वो बात सही है। 9 से 11% के जो प्रतिशत जो है वोट का प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस। इसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है लेकिन वो यही है कि तौकीर रजा जी, आपका छत्तीसगढ़ में संगठन तो शायद उतना कमजोर कभी नहीं हुआ। जितनी बड़ी हार आपको 2018 में मिली, 19 में, उसके बाद आपके 9 सांसद जीत कर आ जाते हैं। शायद नाराजगी तो उन नेताओं से थी जो 2018 तक सत्ता में थे और वो नेता तो अभी भी बने हुए हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो नाराजगी दूर कर दी आप लोगों ने? देखिए, ये बात बोली गई कि हमारे नेताओं से नाराजगी थी, हो सकता है कुछ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी की सब नाराज थे, सभी कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात, देखिए एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। दो कारण। तीसरा कारण, मैं सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, वो ये था कि इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया था बड़ा लोक लुभावन वाला बनाया था और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र शायद उस चीज को नहीं फॉलो कर पाए। उसके कारण से जो खास तौर पे इन्होंने जो शराबबंदी का वादा किया था, 11% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इनको वोट दिया था। लेकिन आज स्थिति क्या, वही महिला वोटर सबसे ज्यादा दिए हैं, लेकिन शराबबंदी का जिक्र आप जितना वोट एकदम नजदीक आ गया इलेक्शन का या फिर उसके बाद कर रहे हैं, उतना चुनाव प्रचारों में नजर नहीं आ रहा था। उनका वादा भी नहीं है और इनका वादा भी नहीं है कि तो फिर वो महिला आपकी तरफ शिफ्ट हो गई, ऐसा क्यों गारंटी आपको? या आप वो वादा कर रहे हैं? देखिए हमने मातारी जो अभी जो योजना चलाई माता बहनों के लिए, जो हमने एक घोषणा करी 12,000 का, उसका भी कारण था माता बहनें जो है हमारी तरफ बिल्कुल वोट बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो लाडली लक्ष्मी योजना का नतीजा कर दिया इनके इलेक्शन से पहले इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के बाद इस चीज की घोषणा करी। क्यों करी? इसको नौबत क्यों आई? ऐसा घोषणा पत्र के बाद कोई घोषणा नहीं करता। अच्छा, इनकी नौबत आई, इससे घबरा कर ये करे, इससे समझ में आने लगा, जनता को भी समझ में आने लगा ये जारी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जनता के बीच में किसी भी योजना को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ ये बातें करते रहे, बड़े बोलते रहे, लेकिन पांडे जी क्या आप लेकिन योजना को अभी जामन नहीं पहुंचा? क्या जो एग्जिट पोल की परिस्थितियां हैं वो बन सकती हैं? क्योंकि कांग्रेस खासकर जिस तरीके से तैयारी कर रही है अभी तक, क्या मैसेज वहां भी गया है कि भाई 2018 जैसी स्थिति तो नहीं है? ऊपर से कई नेताओं के खुलकर बयान आने, जिसमें टीएस सिंहदेव सबसे आगे इस वक्त दिख रहे हैं, वो जिस तरीके से बहुत पोलाइट वे में अपने मन की बात कह दे रहे हैं इस बार, क्या उससे भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं कांग्रेस की? देखिए, ये कांग्रेस संगठन की अपनी बात हो सकती है और टीएस सिंहदेव अगर अपनी बात कह पा रहे हैं तो ये कांग्रेस की एक अच्छा पक्ष है उनका। ये कांग्रेस का एक अच्छा पहलू है कि वहां कोई भी नेता अपनी बात कह पा रहा है।
मैं अभी सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे, वो तमाम चीजें बता रहे थे कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ये भी बता रहे थे कि कांग्रेस ने विलंब से जारी किया है। तो यहीं पर भारतीय जनता पार्टी से एक चूक हुई है। आप देखिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे अपनी चुनावी जनसभाओं में वह जो कुछ भी घोषणाएं कर रहे थे, वह घोषणा पत्र के पहले एक एक घोषणा हर चुनावी जनसभा में वो करते जा रहे थे। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस चीज को समझने में चूक गई कि वह उन घोषणाओं को पकड़ नहीं पाई। और जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो मुश्किल से 3 या 4 उनकी नई घोषणाएं थी, बाकी सारी उनकी घोषणाएं वही थी जो वो अपनी चुनावी जनसभाओं में लगातार कहते आ रहे थे। दूसरी बात आपने टीएस सिंहदेव जी की कही, तो टीएस सिंहदेव जी 18 में भी उन्होंने कहा था और अभी भी कह रहे हैं और बीच बीच में तमाम मीडिया के भी बनते रहते हैं, खबरें आती रहती है कि टीएस सिंहदेव ने कहा है, उनकी अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ठीक है, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये सब तो ठीक है, आपने अपनी अपनी बातें बता दी और ये बताने की कोशिश की कि क्यों कैसे होने वाला है। लेकिन आज की स्थिति की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है आज जब यहां से आप इस बहस के बाद जाएंगे तो फिर आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सुबह का 8 कब बजे। इसके लिए अभी आपका प्रोजेक्शन क्या है? जो आंकड़े आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपनी अपनी जो है एजेंसीज ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं, लेकिन क्या आप इससे बेहतर करने जा रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिख रहा है, बामुश्किल सरकार बना रहे हैं? जी सौ जी जैसे मैंने बोला, ये एग्जिट पोल है। आप खुद से देखिए, 7 या 8 कंपनी ने सर्वे किया है। अब सभी कंपनी का अलग अलग है। देखिए, और सबसे बड़ी बात है जो सर्वे में जो सीटें भी दिखा रही है वो 10 से 11 के डिफरेंस की वजह। मतलब अगर आप कांग्रेस को दिखा रही है तो 45-56 को दिखा रहा है, तो इनको दिखा रहा है तो 35 पे 46 दिखा रहा है। तो इतना बड़ा अंतर, ये एग्जिट पोल मेरे को थोड़ा सा खुद कंफ्यूजन एग्जिट पोल लगा है। अब कहीं कहीं पे तो हमको ये विपक्ष में बैठा दे रहे कई सर्वे वाले। तो एग्जिट पोल मैं नहीं मानता हूं। देखिए, मैं जैसे मैंने बोला, ठीक है, उनका काम है, उन्होंने अपने काम का निर्वहन किया, मगर व्यक्तिगत तौर पे मैं इसके भरोसा नहीं करता। तो अभी की स्थिति पूछ रहे हैं क्योंकि आप देखिए 12 घंटे बाद जब हम बातचीत कर रहे होंगे अलग होगी स्थिति। अब हम उस वक्त एग्जैक्ट पोल के जो आंकड़े और रुझान आ रहे होंगे उस पर बात करेंगे। तो अभी आपका प्रोजेक्शन बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पोल की ही मैं बात कर रहा हूँ। हमारी सीटें 75+ आएंगी। एग्जैक्ट पोल यही है। हमने हर कार्यकर्ता से फीड लिया, जनता से फीडबैक लिया है, जो हमारे पास बात बताइए सत्यप्रकाश जी, क्या जो टीएस सिंहदेव भाव प्रकट कर रहे हैं वो क्या पार्टी फोरम पर वो प्रकट कर सकते हैं? उन्हें मीडिया में आकर ये बातें बार बार क्यों करनी पड़ रही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो चुनाव था उसको भूपेश बघेल के चेहरे पर ना रखकर कलेक्टिव चुनाव बार बार कहा गया कि नहीं, हम एक नेतृत्व के रूप में इस चुनाव को लड़ रहे हैं। क्या वो एक इम्पैक्ट था उनका, क्योंकि उन्हें लास्ट मोमेंट पर डिप्टी सीएम भी बनाया गया? देखिए लोकेश जी, वो तो हमारे वरिष्ठ नेता है, डिप्टी सीएम है प्रदेश के। वो उनकी देखिए, जैसे अरुण पांडे जी बोला, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, हर कोई यहाँ पे अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लोकतांत्रिक तब होती है जब पार्टी फोरम पर रखी जाए, मीडिया में रखी जाए तो वो अनुशासनहीनता भी होती है। बड़ा डिफरेंस है। देखिए लोकेश जी सुनिए, भूपेश बघेल जी हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने पूरा नेतृत्व किया पूरे चुनाव का। ठीक है, सामूहिक क्यों बोला गया? भाई अकेले भूपेश बघेल नहीं चुनाव लड़ सकते, पूरा संगठन चाहिए, पूरे कार्यकर्ता चाहिए। वो सामूहिक जो बात हुई थी वो इसकी बात थी, मगर नेतृत्व कौन कर रहा था? दीपक बैज जी, टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो मुख्यमंत्री जो है वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और अभी भी देखिए, कल का आप उनका बयान देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी ने उन्होंने क्या बोला है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मेरे छोटे भाई है। तो आप लोग उनके जो अगर कुछ इस टाइप की बातें हैं वो उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो चुनाव बयान आते हैं, वो टीएस सिंहदेव साहब का जो है वो नेचर ही ऐसा है, बड़े पोलाइट वे में अपनी बात रखने के लिए वो जाने जाते हैं, हट धर्मिता नहीं करते हैं। आगे देखिए, उन्होंने तो ये भी बोला ना सर, जिक्र तो होगा हर बयान का कि अगर इस बार नहीं मिली जिम्मेदारी तो फिर आगे चुनाव लड़ने का क्या फायदा। इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से निकलकर सामने आई। तो हम तो हर चीज पर गौर करेंगे, केवल कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी उस पर गौर नहीं करता। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना, इच्छा पर स्पेसिफिक कर देते हैं ना लोकेंद्र, वो ठीक है। नहीं, बड़ी बात नहीं है सत्यप्रकाश जी, वो अगर चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात जो कर रहे हैं उससे पहले वो क्या कह रहे हैं उसको भी समझिए। वो कह रहे हैं 5 सालों का जो अनुभव रहा, 5-5 साल का, वो अच्छा नहीं रहा। जो 2.5 साल का अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा, फिर वो इसके साथ जोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी टीस है। वही सौजी, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने जो बात बोली पार्टी फोरम बोल रखी है, जो बात होगी सब मिल। चलिए तौकीर जी बड़े हंस रहे हैं। तौकीर जी, यहाँ पर तो ये बात हो रही है ना कि भूपेश बघेल होंगे कि नहीं होंगे, टीएस सिंहदेव होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप बताइए क्या रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई आपका दूल्हा और होगा?
नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो निर्णय होता है विधायक दल का नेता चुना जाता है वही बनता है। तो अभी तो ऐसा है कि हम लोगों ने कमल निशान पे चुनाव लड़ा है, और डॉक्टर मन सिंह जी भी हो सकते हैं या कोई और चेहरा भी हो सकता है, वो अपन कह नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता। 15 साल प्रदेश का नेतृत्व करते रहे, चाउर वाले बाबा कहलाते रहे, अपनी योजनाओं के लिए जानते रहे, आप उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन आज अभी भी ये नहीं कह रहे हैं अगर आप सरकार बना रहे हैं तो उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, चेहरा हम किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हमने हमेशा कमल निशान पे ही चुनाव लड़ा है, और हमारा जब कार्यकर्ता वोट देने जाता है या हमारे लोग वोट देने जाते हैं, वो चेहरे पे वोट देने नहीं जाता, अपने कमल निशान पे चुनाव अपने विधायकों को कह रहे हैं कि आप राजीव भवन आइए लेकर, तो आप भी अपने विधायकों को जो जीत कर आएंगे उनको कहीं बुला रहे हैं, और जो कांग्रेस के हैं क्या उनसे भी किसी तरह का कोई संपर्क किया जा रहा है? क्योंकि बार बार छत्तीसगढ़ में एक चर्चा चल गई है ऑपरेशन लोटस। देखिए, ऐसा है कि बाड़ेबंदी करना इनकी आदत रही है। कल इससे समझ में भी आता है कि इन्होंने बहाने से, क्रिकेट मैच देखने के बहाने से अपने पूर्व विधायक और वर्तमान प्रत्याशी को बुलाया और बाड़ेबंदी करने की कोशिश की है। ये इनको भय सता रहा है, हमको भय सताने की कोई जरूरत नहीं। हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, और ये जो है 30-35 में अगर पाले तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो इसकी जानकारी नहीं है कि रायपुर में सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी जो है आपको पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव, और ये बुरी तरह हार रही है। नहीं, अगर बुलाया भी के तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है, आपका अधिकार है, आपकी पार्टी का अधिकार है, आप बुला सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बुलाने में कोई खराबी नहीं है, मगर झूठ बता रहे हैं। मैं एक बात, अरुण जी, क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है प्रदेश में अगर कांटे का मुकाबला रहा? उसमें से मात्र हमने 12 घोषणा का, देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुना, सारे कांग्रेसी भाई झूठ बोलते नजर। मैं अरुण जी 1 मिनट, तौकीर रजा जी और सत्यप्रकाश जी, बहुत आखिरी का समय बचा हुआ इसलिए फाइनल रिमार्क ले रहे हैं। अरुण जी। हाँ, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों पार्टियों के। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, इसमें नहीं मैं पढ़ना चाहता हूं कि कौन हार रहा है। मैं बस एक सवाल मेरा ये है, यहां दोनों प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लिए खासकर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए है कि कांग्रेस यह चुनाव क्यों हार रही है। महत्वपूर्ण यह है, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस यह चुनाव हार रही है तो आप बताएं कि वह क्यों हार रही है। आप इसका जवाब दे दें, फिर हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, वो तो कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहरा समय कल मिल गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो क्या स्थितियां रहती हैं, बस कुछ इंतजार और कीजिए। लगभग 11 घंटे रह गए हैं, सुबह 6 बजे से फिर से लगातार आपको जो चुनावी कवरेज है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, और इस विधानसभा के अंदर कौन एंटर करने वाला है, किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये कल तय हो जाएगा। सऊद जी, और देखिए, हमने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, हमने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया कि हमने किस तरीके से वॉर रूम तैयार कर रखा है, किस तरीके से बहुत सिंपल ग्राफिक्स बनाए जिससे आप हर एक अंचल की भी तस्वीर समझ सके। कहीं जाइएगा मत, कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए ही हमने सारी तैयारी कर रखी है। कल लगातार सुबह 6 बजे से आप न्यूज स्टेट के साथ जुड़ जाइएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।